Hey guys, Divyansh and welcome back to another episode of Football Daily। और सबसे पहली अगर खबर की बात करें तो दैट्स अ सैड स्टोरी, और जो कि मैंने पिछले 2-3 फुटबॉल डेली में इसको मिस आउट कर दिया, लेकिन आज इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ब्राजील ने अपनी कोपा अमेरिका की स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी है और उसमें उसी चीज जिस चीज का डर था वही चीज यहां पर हो गई है कि भाई नेमार नहीं वापसी कर रहा है। अब देखो, नेमार को लास्ट अक्टूबर अल हिलाल के साथ खेलते हुए यहां पर एक नी इंजरी हो गई थी और वो उसी से अभी तक यहां पर वापसी अपना ट्रीटमेंट और यहां पर रिहैब में है। लेकिन डेफिनेटली यहां पर कुछ हद तक तो कुछ इंटरव्यूज में यहां पर नेमार ने भी इसकी आशंका जताई थी कि ठीक है भाई अपन आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर ब्राजील के अगर हम आपके मैनेजर की बात करें, कार्लोस जूनियर आई थिंक ये नाम है, तो उन्होंने भी यहां पर कुछ हद तक हिंट दिया था कि शायद से हमको नेमार वापसी करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन एक चीज का जो डर सबसे ज्यादा था वो ये था कि अगर नेमार कोपा अमेरिका मिस करने वाला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेमार का टॉप लेवल फुटबॉल पे जो करियर है वो यहां पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर वर्ल्ड कप 2026 भी है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है कि नेमार यहां पर 2026 वर्ल्ड कप के लिए भी अपने आप को स्क्वाड में देख रहा होगा। इसकी बात असल में दिक्कत ये नहीं है कि देखो, पहली चीज तो है कि नेमार का इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड तो उसका ही कुछ कह नहीं सकते। दूसरा चीज ये है कि नेमार का खुद भी ऐसा लग नहीं रहा था कभी कि नेमार 2026 का वर्ल्ड कप एक्चुअली में टारगेट कर रहा है। 2022 का वो कह रहा था या फिर कोपा अमेरिका 2024 के लिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस था। और तीसरी चीज ये कि अल हिलाल के साथ वो जो पूरा टैलेंट है और कहीं ना कहीं वो जो पूरा शार्पनेस है उस चीज को यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में या फिर हम यूरोपियन अगर इन कोपा अमेरिका बड़े बड़े मेजर टूर्नामेंट्स की बात करें तो जहां पर इसकी वेटेज कम होती हुई दिख रही है। डेफिनेटली फॉर श्योर यस, नेमार, रोनाल्डो, मेसी ये कहीं ना कहीं थोड़े से आप कह सकते हैं एक्सेप्शन है, इंक्लूडिंग बेंजेमा वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फर्क तो पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर यूरोप के जो इमर्जिंग टैलेंट्स है और इसकी स्क्वाड लिस्ट में भी हमको देखने को मिला है कासिमीरो भाई बाहर हो गया है। मतलब देखो, कासिमीरो का ये सीजन काफी खराब जा रहा है, मतलब लेजिट काफी खराब जा रहा है। अगर कोई कासिमीरो जैसे प्लेयर के लिए कह रहा है ना कि भाई इसको सऊदी भेज दो, ये बर्डन है, तो इमेजिन कर सकते हो कितना खराब वो सीजन जा रहा होगा। लेकिन फिर भी 75 अपीयरेंस उसने यहाँ पर ब्राजील नेशनल टीम के लिए दिए। एक्सपीरियंस बोलता है, वो लीडरशिप बोलती है, एंड स्टिल यहाँ पर उसको भी ब्राजील टीम से बाहर कर दिया गया। एंड सो डज यहाँ पर अगर हम एंटनी की बात करें, खैर उसको तो आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर हम गैब्रियो हेजूस की बात करें या फिर रिचार्लिसन की बात करें, इनको भी बाहर ही रखा है। डेफिनेटली भाई रियल मैड्रिड का दबदबा होने वाला है एक तरीके से। अटैकिंग प्लेयर की बात करें, रॉड्रिगो वहां पर है, उसके बाद यहाँ पर विनीसियस जूनियर है, एंड डेफिनेटली यहां पर हमको एंड्रिक भी देखने, मतलब ऑल पूरी की पूरी रियल मैड्रिड की लाइनअप आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर रफीनिया भी है और यहां पर आप कह सकते हो काफी बढ़िया बढ़िया टैलेंट है जो कि इमर्जिंग टैलेंट्स है। लेकिन नेमार के कंटेक्स्ट में तो बुरा तो लगा भाई, मतलब इट्स लाइक कि ना चाहते हुए भी ना हम यहां पर शायद से नेमार के करियर का एंड देख रहे हैं। और ये और भी ज्यादा शॉकिंग लगता है कि मेसी और रोनाल्डो से पहले नेमार भाई का करियर यहां पर चलता बसा। इसी के साथ बात करते हैं हम यहां पर सास बिना ससुराल की। अगर एम्बापे के ड्रामे की अगर हम बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। सबसे पहले लेक्विप और ले पेरिसियन दोनों ने इस चीज को कंफर्म किया कि एम्बापे का जो वीडियो था उसके बारे में पीएसजी को खुद नहीं पता चला, यानी कि नसीर अल खिलाफी को भी वो तभी पता चला जब उसने भी वो वीडियो लाइव यहां पर सोशल मीडिया पे देखी। यानी कि इसके काफी अच्छे चांसेस है कि मैंने और तुम में से 500-600 लोगों ने नसीर अल खिलाफी से पहले देख लिया, मतलब हमको पहले बताया एम्बापे ने। तो नसीर अल खिलाफी की जो इज्जत है वो तो खैर वैसी थोड़ी सी डाउन से चल रही है। लेकिन इसी के साथ यहां पर ले पेरिसियन ने आने वाले टाइम में जो आर्टिकल्स लिखे उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस चीज को बताया कि जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत पहले से ही खराब था। उन्होंने कहा पिछले जून 2023 में जब पहली बार एम्बापे ने वो आर्टिकल डाला था, वो लेटर डाला था कि नहीं मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाला, तभी नसीर अल खिलाफी की उससे भन हो गई थी। ऐसे में यहां पर दोनों के बीच में दोस्ती तब हुई जब एम्बापे ने ये डिसाइड किया और एक्सेप्ट किया कि वो पीएसजी के लिए लॉयल्टी बोनस और बाकी सारे पैसे लगभग यहां पर 100 से 150 मिलियन उनको छोड़ देगा, माफ कर देगा, और वो पे कट वो ले लेगा। इसी के साथ यहां पर लड़ाई फिर तब वापस होनी स्टार्ट हो गई जब जनवरी और फरवरी में दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगे। इसका एक छोटा सा प्राइम एग्जांपल भी देते हैं कि यहां पर जब डॉर्टमुंड के अगेंस्ट यहां पर पीएसजी हार गई थी, उसके बाद सारे कैमरास ने पिक किया था कि सारे प्लेयर्स ने नसीर अल खिलाफी को ग्रीट किया एक्सेप्ट वन किलियन एम्बापे। इसी के साथ एम्बापे की वीडियो में भी उसने हर चीज बोली, लेकिन उसने प्रेसिडेंट को कभी थैंक यू नहीं बोला, जो कि होता है अमूमन, डेफिनेटली होता है। जब भी आप कोई फेयरवेल वीडियो वगैरह किसी प्लेयर की देखते हो तो वो हमेशा प्रेसिडेंट वगैरह को बोलते ही हैं।
वो यहाँ पर नहीं था। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर कल एम्बापे ने अपना लास्ट गेम खेला, बट उसमें पीएसजी टुलूज से 3-1 की स्कोर लाइन से हार गई। जब अनाउंसमेंट हुई एम्बापे के नाम की तो बूज हुए, और उसको ले पेरिसियन या लेग क्विप की बात करें तो उन्होंने उसी तरीके से कंपेयर करा जब यहाँ पर पेरिस सैंट जर्मेन के प्लेयर्स ने मेसी और नेमार को बू किया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अल्टीमेटली पीएसजी ने कोई फेयरवेल, कोई यहाँ पर अनाउंसमेंट, कोई यहाँ पर ट्रिब्यूट नहीं प्लान किया था एम्बापे के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पीएसजी के अल्ट्रा सपोर्टर है वो एक टीफो लेके आए थे, और लास्ट में जब मैच खत्म हुआ था तो उसके बाद यहाँ पर किलियन एम्बापे के साथ उन्होंने काफी अच्छा उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया और एक अच्छी फेयरवेल दी। इस खट्टे मीठे कहीं ना कहीं मोमेंट्स में यहाँ पर एम्बापे का फेयरवेल हुआ है। हिस्ट्री का आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है एम्बापे पीएसजी का, और ये हाल हुआ है उसके साथ। खैर, इसी के साथ बात करें अब यहाँ पर, अब एम्बापे जा रहा है तो आएगा कौन। अब देखो, हाल ही में कंफर्म किया गया था कि भाई देखो, डिस्पाइट सब लोग समझ रहे हैं कि बारकोला ऊपर आ गया है, लुइस एनरिके ज्यादा नहीं इंटरेस्टेड है भाई कि बहुत सारे प्लेयर्स लेके आने हैं। यहाँ पर गोंसालो रामोस है, आंडू पांडू कोलुमुआनी है, उसके बाद उस्मान डेम्बेले भाई कंसिस्टेंट रह रहा है, तो ऐसे में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पीएसजी यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म है कि एक बड़े सुपरस्टार को तो लेके आ रही है। अब उसमें बहुत सारे नाम है, विक्टर ओसिमन है, मार्कस रैशफोर्ड है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम इस समय सामने निकल के आया है वो है खुइचा कुरुत्शेलिया भाई, नेपोली का लेफ्ट विंगर। वो इस समय प्राइम कैंडिडेट बना हुआ है कि वो पीएसजी में एम्बापे को रिप्लेस करने वाला है। अब हाल ही में फुट मर्सिटो की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि जो बाहर ही जो आवाज है, जो भारी भारी दिखावट है, वो ये है कि नेपोली सेल नहीं करेगी। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं नेपोली को भी पता है कि ये जाएगा ही जाएगा, और इसीलिए वो यहाँ पर खुइचा का रिप्लेसमेंट भी ढूंढने लग गए। यहाँ पर आने वाले टाइम में खुइचा का और नेपोली, जो एक खुइचा की एजेंसी और नेपोली के बीच में एक मीटिंग भी है, लेकिन उस मीटिंग में शायद से डिसाइड हो सकता है कि 120 या 150 मिलियन का ऑफर अगर पीएसजी से आता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है नेपोली के लिए, क्योंकि ओसिमन का तो कंफर्म ही है कि वो जाएगा ही जाएगा, और अब खुइचा भी अगर चला गया तो फिर दिक्कत है भाई सीरिया में। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर एक बार फिर से रियल मैड्रिड पर, एंसेलोटी ने एक बार फिर से इस टॉपिक को छेड़ा है। अब उसने बहुत सारे टॉपिक पे बात करी है, लेकिन एक मेन टॉपिक जो कि मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो फिर उसने ये चीज कह दिया। उसने इस बार माना कि लुनिन की यहाँ पर डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग रही है, लेकिन उसने फिर इस चीज को भी कह दिया कि कोर्तुआ जब 100% पे आएगा तो वो बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड है, और इससे हमको हिंट मिल जाता है कि वो करने क्या वाला है। यार देखो, कोर्तुआ डेफिनेटली बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, लेकिन कभी कभार इट्स जस्ट नॉट अबाउट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, इट्स मोर अबाउट कि हु डिजर्व्स टू बी देयर। ठीक है, आप जो 100% बेस्ट गोलकीपर आया है, आप उसकी वजह से फाइनल में नहीं आए हो। जो शायद से बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड नहीं है ना, आप उसकी वजह से आए हो, और वो डिजर्व। आई थिंक ये बहुत बहुत अनपॉपुलर डिसीजन होगा, और कार्लो एंसेलोटी डेफिनेटली भाई काफी क्रिटिसिज्म फेस करने वाला है इस चीज पे। मतलब देखो, ये वही प्रॉब्लम है ना, कोई ये वो इट्स अ प्रिविलेज कि रियल मैड्रिड में आपको गोलकीपर पे भी लड़ना पड़ रहा है, गोलकीपर कौन खेलेगा, बट यही तो फिर वो चीज है। बट यहां पर मैं सही बताऊं, इट्स नॉट अबाउट द टैलेंट, इट्स मोर अबाउट कि डिजर्विंग कौन है भाई। और उसने भाई, जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, जिसने उस अपॉर्चुनिटी को लिया है, जिसने उस मेंटालिटी को करा। क्योंकि अगर हम बाहर हो रहे होते तो लुनिन को सब गाली दे रहे होते, सबके सब गाली दे रहे होते लुनिन को, लेकिन आए हैं फाइनल में तो डेफिनेटली भाई वो डिजर्व करता है ना। खैर, इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अब थोड़ी सी इंटर मियामी से। तो भाई इंटर मियामी कमबैक पे कमबैक कर रही है लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेस के बलबूते पे। गेम उनका अभी भी चूताड़ी है, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस जितनी गलती कर रहा है मेसी के गोल उस पे बैंडेज लगाने का काम कर रहे हैं। मेसी यहाँ पर उनको वीक इन वीक आउट बचा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इंटर मियामी को कुछ उखाड़ना है एमएलएस में तो उनके लिए इजी नहीं होने वाला। पहली चीज तो है कि कोपा अमेरिका के टाइम पे मेसी हो गए ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पर जावियर मास्चेरानो, जो कि शायद से अंडर 23 टीम के मैनेजर हैं अर्जेंटीना के, उन्होंने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि लियोनेल मेसी को इन्विटेशन गया है। तो ओलंपिक्स में सिर्फ एम्बापे के पार्टिसिपेशन पे अब इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लियोनेल मेसी के पार्टिसिपेशन पे भी है कि शायद से मेसी अर्जेंटीना को ओलंपिक्स में ज्वाइन कर सकता है, जो कि अगेन जुलाई अगस्त के टाइम पे होगा। और अगर ऐसा होता है तो लगभग 2 महीने मेसी इंटर मियामी के लिए नहीं खेलेगा। तो वो अभी तो पहले पे लेके गया है, जब वो वापस आएगा 2 महीने के बाद तो वो वापस से उसको सबसे नीचे देखेगा, फिर उसको उठाना पड़ेगा। ये इंटर मियामी का हाल होने वाला है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं कल के मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल के। बोरिंग, बट अगेन आर्सेनल के लिए बिगर पिक्चर में मतलब नहीं था कि बोरिंग, थ्रिलिंग विलिंग चाहिए था उनको यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट करनी थी, जो कि उन्होंने कर ही।
प्रीमियर लीग में इतनी हिस्ट्री में, आर्सेनल की इंटायर हिस्ट्री में, डोमेस्टिक कैंपेन में उन्होंने कभी भी 27 विक्ट्री नहीं हासिल की थी और इस बार हासिल कर ली। इमेजिन करके देख सकते हो, 88-89 पॉइंट्स वो प्रीमियर लीग में लेके आ रहे हैं। स्टिल इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जीतेंगे भी नहीं। भाई यहाँ पर आर्सेनल और इस गेम की अगर हम बात करें ना, देखो यूनाइटेड ने कुछ ऐसा एट्रोशियसली डिजास्टर नहीं करा था, सही बताऊं तो मैं। उन्होंने डैमेज लिमिटेशन वाली अपनी पॉलिसी रखी थी कि अपने लोग गोल कंसीड कम करने और बाकी देख लें, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड नहीं है, ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है, एंटनी नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, मैनेजर भी अच्छा नहीं है। बट यहां पर अगर मैच के स्टार्टिंग की बात करें ना, तो पहले यूनाइटेड ने थोड़ा देखा और आर्सेनल मिड ब्लॉक में बैठ गए, लेकिन फिर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा तो आ गया, डेफिनेटली आर्सेनल के पास कंट्रोल आ गया था। हाउएवर अगर आप पोजीशन का शेयर देखोगे तो यहाँ पर यूनाइटेड और आर्सेनल के पास अच्छा खासा शेयर था। लेकिन जो चीज मैंने 3-4 चीजें पिकआउट की, पहली चीज तो जॉनी एवंस खत्म है भाई। मतलब इतना पैसिव डिफेंडर है, क्लोज डाउन ही नहीं कर रहा, पीछे के पीछे तरह भागे जा रहा है। अपने पेनल्टी बॉक्स में पीछे कौन भागता है भाई? ऑब्वियसली यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन एट द सेम टाइम कासिमिरो की परफॉर्मेंस अभी भी खराब ही आ रही है, काफी ज्यादा खराब आ रही है। गार्नाचो की बात करें, मतलब रॉ है अभी भी, आप कह सकते हो कि वो हर तरीके का केओस लाने का दम रखता है, लेकिन फाइनल एग्जीक्यूशन में थोड़ा हक देता है। ब्रूनो के बिना ये टीम काफी इनकम्प्लीट दिखती है। अटैकिंग वाइज में भाई बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, है ही नहीं। अहमद दियालो भी आप कह सकते हो कि नहीं इतना कुछ खास चल पाया, और एंटनी के बाद तो फिर और भी बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पर। तो टीम डेफिनेटली बहुत डिस्ग्रंटेड लगती है, लेकिन ठीक है, मतलब आप इस वाले मैच को तो देखो, आप पर्टिकुलरली देख के कह सकते हो कि ठीक है यार, उसके पास प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स इंजर्ड है, और शायद से आपको दिखता भी है कि हाँ भाई, जिन प्लेयर्स को जहां से शिफ्ट करके जहां खिलाया जा रहा है वो वहां तो हग ही रहे हैं, प्रॉपर हग रहे हैं। साथ ही मेरे को इसका इन्वर्टेड फुल बैक का कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर डेलो और एरन बिसाका अगर मिडफील्ड में आके खेलने वाले हैं और आपको पोजीशन रखनी ही नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं बनता ना। अगर आपको बार बार लॉन्ग बॉल ही खेलनी है और अगर आपको बार बार पिंग पॉन्ग वाला फुटबॉल खेलना है, वो कम देखने को मिला कंपेरेटिवली, बट फिर भी ज्यादा ही था। जिस तरीके से आप इन्वर्टेड फुटबॉल पेप मास्टर क्लास दिखाने के चक्कर में हो, मतलब नहीं है उसका। आर्सेनल के तरीके से परफॉर्मेंस काफी मैच्योर थी, 1-0 की लीड थी, उसको डिफेंड करा। यूनाइटेड आप कह सकते हो कि बहुत मोस्ट ऑफ द मैच तक उनको डराया भी नहीं कुछ खास, जितना था वो सिर्फ गार्नाचो की तरफ से ही आ रहा था। इसी के साथ अगर बायर्न की बात करें अगर हम, तो बायर्न में अभी सर्कस चालू ही है। वो अभी तो वो कह रहे हैं अभी तो 2 महीने बचे, अभी तो पूरा ड्रामा करेंगे हम। अब यहाँ पर हाल ही में 2 दिन पहले ये अपडेट आई कि हंसी फ्लिक ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि हंसी फ्लिक, बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि हंसी फ्लिक को 1 साल का इंटरिम मैनेजर नहीं बनना था, उसको 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। ठीक है, दे दो भाई, हंसी फ्लिक है, इतना तो डिजर्व करता है भाई। यहाँ पर सैक्सुक्स ट्रॉफी जितवाई है उसने उसको। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि अब पिछले 24 घंटे में 2 अपडेट आ गई जर्मन पब्लिकेशन से ही, लोकल रिपोर्ट थे। पहली रिपोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि भाई मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि जर्मनी के साथ जो उसका स्टंट था वो बहुत ज्यादा खराब था। लेकिन मोर सो यहाँ पर 2022 के वर्ल्ड कप में जर्मनी के साथ जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की गई थी, और उसमें दिख रहा है हंसी फ्लिक क्या कर रहा है। उसमें इन द मिडल ऑफ सारी कंट्रोवर्सी के हंसी फ्लिक का जो रोल था वो बहुत नेगेटिवली देखा जा रहा है बायर्न के मैनेजमेंट से, और इसलिए यहाँ पर जर्मनी के स्टंट के बाद और भी उसके चांसेस कम हो चुके हैं। वहीं दूसरी पब्लिकेशन ने अगले 7 घंटे में इसको पब्लिक कर दिया कि आप ये मान के चलो कि हंसी फ्लिक बायर्न का मैनेजर नहीं बनेगा। अब तो बनेगा कौन? अब देखो, इससे पहले ना, अगर ये कहानी ना होती तो मैं तुमको ये बता रहा होता कि ओलिवियर ग्लासनर की बात करते, क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर जो इससे पहले फ्रैंकफर्ट को मैनेज कर रहे थे, उसके लिए बहुत एक्साइटेड है बायर्न म्यूनिख, लेकिन मना कर दिया क्रिस्टल पैलेस ने कि वो नहीं जाएगा। कंफर्म ही है, कितना ही पैसा दे लो वो जाएगा ही नहीं यहाँ पर। और आप मान के चलो क्रिस्टल पैलेस से आप अगले सीजन एस्टन विला टाइप परफॉर्मेंस देख सकते हो, अगर उन्होंने अपनी सर्वर रिक्रूटमेंट और जो प्लेयर्स हैं उनको होल्ड अच्छा रखा। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर लिवरपूल की, भाई लिवरपूल या तो करती ही नहीं है कुछ, और फिर जब करती है तो फिर ऐसा करती है, उसको ऐसा दिखाती है कि क्या मतलब पता है। भाई मोहम्मद कुडूस का वो रिलीज क्लॉज एक्टिवेट करने के चक्कर में, जिसको 98 मिलियन यूरोज है, मोहम्मद कुडूस का रिलीज क्लॉज 98 मिलियन यूरोज, और लिवरपूल ऐसे ही खर्च कर रही है। बट अगेन अगर हम यहाँ पर घानियन रिपब्लिक अगर ऐसी कोई नेशनल न्यूज़पेपर की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि वो इसको एक्टिवेट कर नहीं सकते। उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ कहा है कि देखो, इसको एक्टिवेट करने के लिए, ये एक्टिवेट सिर्फ तभी होता है जब कोई प्लेयर 3 ट्रांसफर विंडो तक एक ही क्लब में रहे, और कुडूस 3 ट्रांसफर विंडो यानी कि जुलाई 2025 में उसका ये रिलीज क्लॉज एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वेस्ट हैम और पाकेता का भी बताया था, और इसीलिए यहाँ पर लिवरपूल कॉन्ट्रैक्ट
रिलीज क्लॉज एक्टिवेट नहीं कर सकती। हाउएवर लिवरपूल नेगोशिएट कर सकती है। अब कर लो भाई, 98 मिलियन रिलीज क्लॉज कोई मतलब नहीं बनता कुडूस के लिए पे करने का। ओवर रेटेड ही, मतलब कुडूस ओवर रेटेड नहीं है, बट ये तो बहुत ओवर हाइप्ड है, बहुत ही ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस है। हाउएवर मैंने जब इस चीज का पढ़ा कि ऐसा मोहम्मद कुडूस के लिए अर्जेंसी क्या आई, तो काफी लोगों ने यहाँ पर, काफी पब्लिकेशंस ने भी इस चीज को डाला है और आर्टिकल्स जो कि लिवरपूल को एक्सक्लूसिवली कवर कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो लुइस डियास है भाई वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद से साला के रिगार्डिंग कोई प्लान बन रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि एक मेजर डिपार्चर होने वाला है लिवरपूल के अटैक से, चाहे वो डार्विन नूनेस हो, लुइस डियास हो, या फिर वो यहाँ पर मोहम्मद साला हो, और उसमें सबसे ज्यादा चांसेस एज ऑफ नाउ लुइस डियास के दिख रहे हैं।